सामने लिखा हुआ है मैंने। आज का टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये दो चीज बताना चाहूंगा कि देखो, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, बस इसका थोड़ा सा रिवीजन है कि हमारे पास जो फोर्स है ना, ये दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मान लो कि अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाना चाहता हूं, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं इसको यहां से लेके यहां तक मूव करवाऊंगा तो मुझे इसके ऊपर एक कांटेक्ट लगाना पड़ेगा, और जो वो कांटेक्ट होगा उसी की वजह से ये देखो इधर से इधर जा रहा है, नहीं क्या? बट कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको कांटेक्ट देने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जो सबसे पहला फोर्स है जिसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं, अच्छा जिन फोर्सेस, मतलब कि अगर मैं इस बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दूं, ये नीचे आ रहा है, मैंने यहां से छोड़ दिया, ना तो मैंने इसको धक्का दिया कि मैं कह सकूं कि मैंने इसको यहां से फोर्स लगा दिया इसलिए वो मूव हो रही है, जैसे कि मैं एक बॉल को फेंकता हूं और वो मूव होती रहती है। बट वो उसके मूव होने का पीछे कारण ये होता है क्योंकि मैंने एक कांटेक्ट से उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स दे रखा है, इस वजह से वो मूव हो रही थी। बट ये जो बॉडी है इसको मैंने फोर्स नहीं लगाया, केवल इसको मैंने ड्रॉप किया है, और ड्रॉप करने से ये नीचे आ रहा है। और अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी बॉडी को मूव करना चाहते हैं, किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है फोर्स लगाने से, तो उसके पीछे जो मूवमेंट का कारण है वो मेन कारण क्या है? फोर्स। अब वो फोर्स या तो कांटेक्ट होगा या फील्ड फोर्स होगा, ठीक है? तो इसलिए अब ये जो फोर्स था, जो ये बॉडी नीचे आई, हमने देखा कांटेक्ट फोर्स तो ये बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए हमने अलग फोर्स को डिफाइन किया जो कि होता है फील्ड फोर्स। अब ये फील्ड फोर्स कैसा फोर्स होता है? आप इसको मान के चलो, फील्ड फोर्स केवल एक वही फोर्स है जो आपके मैग्नेट्स लगाते हैं। क्योंकि आपने बचपन में अभी तक मैग्नेट के फोर्स को देखा है ना, कि आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, दोनों का पोल अलग अलग है या सेम है। बट आप ये देखते हो या तो दोनों मैग्नेट जो आपके पास टुकड़े हैं, या तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं या वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन वो डिपेंड करता है कि मैग्नेट का पोल कैसा है। नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा तो रिपेल हो जाएगा, नॉर्थ साउथ आ जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। कुल मिला के कहानी ये है कि वो भी जो वो फील्ड बनाता है कि एक मैग्नेटिक पार्टिकल दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल के पास जा रहा है या दूर जा रहा है, इसके पीछे जो कारण है वो भी फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स मतलब कि एक अदृश्य फोर्स जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। वो किसने बनाई फील्ड? वो फील्ड बनाई एक मैग्नेटिक पार्टिकल ने। अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स को कहूं कि और उनको छोड़ दूं, क्या ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे? क्या ये एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि फील्ड फोर्स में ना अलग अलग खासियत वाली चीजों में ही फील्ड फोर्स लगता है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए या लगने के लिए या क्रिएट होने के लिए किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं में ये खासियत होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना अंदाजा नहीं है। सेम अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, वो जो फील्ड लगा सकती हैं, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकती हैं, रिपेल कर सकती हैं। जैसे आपने अपनी 10th क्लास में देखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं आयंस? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। अगर मैंने Na+ और Cl- हम बना देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो क्या बना देता है? NaCl। इसके पीछे के केमिस्ट्री के ऊपर नहीं जाएंगे, हम फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल था जिसकी चार्ज कैसी थी? पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल था जिसकी चार्ज थी नेगेटिव चार्ज। अब ये एक दूसरे से चिपकाए नहीं गए, मतलब कि इन दोनों को बॉन्ड किया नहीं गया, इनकी बॉन्डिंग ऑटोमेटिक इसलिए हो गई क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी होगी, ठीक है? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की चपेट में जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गया तो उसने उस दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया। तो कोई भी बॉडी आपकी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, उसका खास
क्या होना जरूरी है, उसके पास चार्जेस होनी जरूरी है। जैसे कौन सी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, एक ऐसी बॉडी जो कि मैग्नेटिक होगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। ऐसी कौन सी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, ऐसी बॉडी जिसके पास चार्ज होगी वो बॉडी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। और ऐसे ही हमारे पास तीसरी तरीके की फील्ड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी एक तरीके की फील्ड है, इसकी वजह से भी फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कब लगेगा, ये फोर्स जब लगता है जब किसी भी बॉडी के पास मास होता है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकता है। किसी भी बॉडी के पास मैग्नेटिक कैपेबिलिटीज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। और किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। आपने छोटी क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, एक पेन को अपने सिर से रगड़ा होगा और देखा होगा छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स को आपने चिपकाया होगा। तो वो क्या किया गया था, जब उस पेन को बालों से रगड़ा गया या किसी भी ऑब्जेक्ट से रगड़ा गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, वो या तो उसने इस शर्ट के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ या अपने लूज कर दिए। और जब भी कोई बॉडी रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज करती है तो वो क्या बनाती है, वो आयंस बनाती है और उन्हीं आयंस की फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। इसके ऊपर डिटेल में हमें जानने की अभी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये समझना है फील्ड फोर्स कितने तरीके के होते हैं और हम जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या होना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए किसी भी बॉडी के पास मास होना जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो।